बच्चन बांटेगी मौज के 1 मिलियन व्यूज की डिमांड पूरी। अक्षय कुमार ने गायब हुए मौज क्रिएटर्स को किया रिलीज। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। 5 राज्यों में कांग्रेस की हार को लेकर पार्टी में मंथन जारी है। एक तरफ जहां नाराज नेताओं का G23 गुट मुखर नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस हार की समीक्षा में जुट गई है। अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 5 राज्यों में चुनावी हार की समीक्षा का आकलन करने के लिए 5 वरिष्ठ नेताओं को नियुक्त किया है। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने राज्य इकाई के प्रमुखों के इस्तीफे के एक दिन बाद चुनावी हार को लेकर संगठनात्मक परिवर्तन का भी सुझाव दिया। आपको बता दें कि जयराम रमेश को मणिपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अजय माकन को पंजाब में स्थिति का आकलन करने का जिम्मा सौंपा गया है। राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल को गोवा के हालात का आकलन करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगातार पिछड़ रही है। इस बार के चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा है, जिसके बाद सोनिया गांधी ने कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश में समीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके अलावा उनसे ये भी कहा गया है कि वो बताएं कि पार्टी में कहां क्या बदलाव किए जा सकते हैं। इसके अलावा अविनाश पांडे को उत्तराखंड में आकलन की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जो पार्टी को मिली हार की समीक्षा करेंगे और सोनिया गांधी को रिपोर्ट देंगे। बुधवार को कांग्रेस की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने चुनाव के बाद की स्थिति का आकलन करने के लिए नेताओं को नियुक्त किया है और तत्काल प्रभाव से विधायक उम्मीदवारों और महत्वपूर्ण नेताओं से राज्यों में संगठनात्मक परिवर्तन का सुझाव दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस को उम्मीद थी कि वो इन 5 राज्यों में किसी एक में सरकार बनाने में कामयाब होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पार्टी बीजेपी को सत्ता से नहीं हटा पाई। वहीं पंजाब में जहां कांग्रेस सत्ता में थी, वहां पार्टी अपनी सत्ता भी नहीं बचा पाई और आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर कांग्रेस को हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। इस चुनावी हार के बाद कांग्रेस नेतृत्व को लेकर पार्टी के अंदर से एक बार फिर आवाजें उठनी शुरू हो चुकी हैं। G23 ग्रुप के नेताओं ने बैठक कर पार्टी को कई तरह की नसीहत दी है, जिससे पार्टी में फूट का बड़ा खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि इस बार इन नाराज नेताओं के साथ कई और नेता भी जुड़ गए हैं। कांग्रेस कार्य समिति ने चुनावी हार के कारणों पर चर्चा भी की थी और सोनिया गांधी को इन राज्यों में हार के बाद जरूरी बदलाव शुरू करने के लिए अधिकृत किया था। सोनिया गांधी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर इकाइयों के प्रमुखों से अपना इस्तीफा भी सौंपने को कहा था। वहीं आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में रविवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ खुद के नेतृत्व से पीछे हटने की भी पेशकश की थी, लेकिन CWC के सदस्यों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस को राज्यों में मिल रही लगातार हार के बाद पार्टी में हलचल तेज हो गई है। एक बार फिर पार्टी के नाराज नेताओं का ग्रुप G23 एक्टिव हो चुका है। बुधवार को कांग्रेस के असंतुष्ट खेमे G23 के नेताओं ने दिल्ली में पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद के आवास पर बैठक की। इस मीटिंग में कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, भूपेंद्र हुड्डा, अखिलेश प्रसाद सिंह, पृथ्वीराज चव्हाण, PJ कुरियन और मणिशंकर अय्यर जैसे बड़े नेता शामिल हुए। कांग्रेस के G23 नेताओं की बैठक में हुई चर्चा के दौरान सभी ने एक सुर में हर स्तर पर सामूहिक नेतृत्व और सामूहिक फैसले लेने के मॉडल को अपनाने पर जोर दिया। साथ ही कहा कि सुधार की बात करते रहेंगे और पार्टी से निकाले जाने तक कांग्रेस छोड़ेंगे नहीं। बैठक के बाद सभी नेताओं ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें कहा है कि हम सभी सदस्य हालिया विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन और नेताओं और कार्यकर्ताओं के पार्टी छोड़ने से काफी हतोत्साहित हैं। हम मानते हैं कि कांग्रेस को आगे लेकर जाने के लिए एक ऐसे मॉडल के साथ आगे बढ़ना होगा जिसमें हर स्तर पर बेहतर नेतृत्व और फैसले लिए जा सके। भाजपा का विरोध करने के लिए कांग्रेस को मजबूत करना जरूरी है। हम मांग करते हैं कि कांग्रेस समान विचारधारा वाली सभी ताकतों के साथ संवाद की शुरुआत करे, ताकि 2024 के लिए विश्वसनीय विकल्प पेश करने के लिए एक मंच बन सके। कांग्रेस के भीतर बदलाव की मांग कर रहे इस समूह पर गांधी परिवार के नेताओं ने भी हमले तेज कर दिए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बैठक पर बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद G23 समूह के नेता बार बार बैठकें करके पार्टी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि पूरी कांग्रेस में कोई भी पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को कमजोर नहीं कर सकता और पार्टी के सभी लोग उनके साथ हैं। ये माना जा रहा है कि गुलाम नबी आजाद G23 के सदस्यों के प्रस्ताव को पार्टी की हाईकमान के समक्ष रखेंगे। आज गुलाम नबी आजाद सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। तो ऐसा परिणाम आना किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन इस परिणाम ने समाजवादियों की नैतिक जीत दिलाई है। तो सुना आपने, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत हुई है। जनता को मैं धन्यवाद देता हूं। आखिर यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर से अखिलेश यादव ने ईवीएम का राग छेड़ दिया है और बीजेपी की इस जीत को ईवीएम की जीत बता दिया। यूपी के सीतापुर जिले में पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है वह किसी से छिपा नहीं है। ईवीएम से बीजेपी को चुनावी जीत मिली है, लेकिन नैतिक जीत समाजवादी पार्टी की है। बीजेपी की ताकत पहले से घटी है, सपा का वोट बैंक और विधायकों की संख्या बढ़ी है। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार ने प्रदेश में जो बुनियादी ढांचा तैयार किया था उसे बीजेपी ने बर्बाद कर दिया। बीजेपी को संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। वो छल बल की राजनीति और धन बल की ताकत की आजमाइश से सत्ता में बने रहना चाहती है। समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत हुई है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने और जनता के सहयोग से समाजवादी पार्टी बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी घटी है। या यूँ कहे कि जनता का जो समर्थन मिला है, जो परसेंटेज ऑफ वोट था वो बढ़ गया है और हमारी समाजवादियों की सीटें भी जनता ने बढ़ा दी। ये समाजवादियों की नैतिक जीत हुई है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी घटेगी। ईवीएम को लेकर बीजेपी पर हमले के बाद अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके। महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि महंगाई कम कैसे हो, इसको लेकर बीजेपी को सोचना होगा। महंगाई और बढ़ते अत्याचार से जनता परेशान है। बेरोजगारी को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला किया। यूथ काफी परेशान है। नतीजों के बाद पार्टी से जुड़े कुछ लोगों ने जहर खा लिया तो किसी ने खुदकुशी की कोशिश की। जो बुनियादी सवाल थे वो आज भी हैं। महंगाई का बड़ा सवाल है जिसका भारतीय जनता पार्टी को रास्ता खोजना होगा कि महंगाई कैसे कम हो। बेरोजगारी अभी भी वैसी है। हमारा यूथ निराश हो गया। मैंने कई घटनाएं देखी और सुनी जहां यूथ और ख़ासकर कई पार्टी से जुड़े लोगों ने शर्तें लगाईं, कुछों ने जहर खा लिया, कुछ आत्मदाह तक पहुंच गए। तो ऐसा परिणाम आना किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन इस परिणाम ने समाजवादियों की नैतिक जीत दिलाई है। आपको बता दें कि चुनाव में विपक्ष ईवीएम का मुद्दा उठाता रहा है। चुनावी नतीजों के आने से पहले ईवीएम को लेकर सियासी घमासान मचा था। वाराणसी में गाड़ी सपा कार्यकर्ताओं ने पकड़ी थी, जिसके बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईवीएम को लेकर सपा कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर दिया था और अपने कार्यकर्ताओं उम्मीदवारों से कहा था नतीजे आने तक ईवीएम की स्ट्रांग रूम की रखवाली करें। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा प्रत्याशियों ने डेरा डाल दिया था। नतीजों से पहले ही अखिलेश यादव कहते आ रहे हैं कि बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी कर सकती है। हालांकि नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए हैं और विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है। ऐसे में अखिलेश यादव को हार अभी तक हजम नहीं हो रहा है और सीतापुर में एक बार फिर से बयान दे दिया और कह दिया कि ईवीएम से बीजेपी को जीत मिली है। नैतिक जीत समाजवादी पार्टी की है। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर से कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई। दुनिया भर के देशों में कोरोना संकट के कारण 2 सालों तक हालत बेकाबू रहे। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे शब्दों से हमारा परिचय हुआ। भारत की बात करें तो 2 सालों में लॉकडाउन लगे, अनलॉक का भी फेज आया। आज हालात पटरी पर दिख रहे हैं। दूसरी तरफ चीन में एक बार फिर से कोरोना से हालात बेकाबू दिखने लगे हैं। इसे 2020 के बाद सबसे बुरी स्थिति के रूप में चिन्हित किया जा रहा है। लगातार केस बढ़ रहे हैं, जिसके कारण स्वास्थ्य सुविधाओं पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। पिछले 2 महीने में चीन में 14,000 से अधिक केस सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के चलते केस तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में चीन को कई शहरों में लॉकडाउन लगाना पड़ा है। आशंका जताई जा रही है कि चीन की इकोनॉमी पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। चीन के कई हिस्सों में पहले से ही कोरोना संकट से स्थिति बेकाबू में है। हालात ऐसे हैं कि कोरोना ने खुद को महाशक्ति कहने वाले चीन की हालत पस्त कर दी है। चीन में कई शहरों में लॉकडाउन के चलते लोग घरों में कैद हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले शेंजन में लोगों को घर में रहने को कहा गया है। परिवार का सिर्फ एक सदस्य ही जरूरी सामान के लिए बाहर आ सकता है। चीन का कहना है कि 90% आबादी को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है, लेकिन चीन ने यह नहीं बताया है कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने में वैक्सीन कितनी कारगर है।
हालांकि बढ़ते कोरोना संकट के कारण शंघाई में 21 मार्च से 1 मई तक 100 से ज्यादा फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है। चांगचुन शहर में भी कड़ी पाबंदियां लगाई गई है। दरअसल यहां के लोगों को टेस्ट के लिए मारामारी का सामना भी करना पड़ रहा है। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के तहत लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है। चीन में कोरोना से सबसे प्रभावित जिलिन है। यहाँ अस्पतालों में क्वारंटीन करने के लिए जगह कम पड़ गई है। अस्थायी अस्पताल बनाए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में जिक्र है कि कोरोना को रोकने के लिए उपलब्ध मेडिकल सप्लाई सिर्फ 2 से 3 दिन ही बची है। अगर चीन के कोरोना के खिलाफ जारी जीरो कोविड पॉलिसी को देखें तो इसमें संक्रमित की पहचान की जाती है, उन्हें क्वारंटीन किया जाता है। चीन कहता है कि वो कोरोना से सख्ती से निपट रहा है। इसके बावजूद कोरोना के बढ़ते केस ने चीन समेत दुनिया भर की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि दुनिया भर में कोरोना संक्रमण चीन के ही वुहान से फैला था। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी अब काबू में आ रही है। देश में नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में दिनों दिन गिरावट का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोविड केसों में 11.7% की कमी आई है। पिछले 24 घंटों में 2539 नए कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 4,30,01,477 हो गई है। वहीं आज मौतों के मामलों में भी कमी आई है। पिछले 24 घंटे में 60 लोगों की कोरोना महामारी की वजह से मौत हुई है। मौत के नए आंकड़ों के साथ ही देश में संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 5,16,132 पर पहुंच गया है। वहीं बता दें कि देश में फिलहाल रिकवरी रेट बढ़कर 98.72% है। डेली पॉजिटिविटी रेट 0.35% है। कोरोना वायरस के संक्रमण को हराकर ठीक होने वालों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 4,491 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 4,24,54,546 हो गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बृहस्पतिवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक है। देश में एक्टिव केस भी 40,000 से नीचे पहुंच चुके हैं, जो कि अब तक दर्ज किए गए कुल मामलों के 1% से भी कम है। एक्टिव केस कुल संक्रमण का 0.07% है। अब एक्टिव केस 30,799 है। इन आंकड़ों को देखने के बाद कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण आई तीसरी लहर के बाद देश में हालात काफी सुधर गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण पर लगाम कसने के लिए सरकार वैक्सीनेशन पर काफी जोर दे रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते दिन 17,86,478 खुराकें लगाई गई। अब तक वैक्सीन की कुल 180,80,24,147 करोड़ डोज लोगों को लगाई जा चुकी है। बुधवार से 12 साल से ऊपर उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है। वहीं 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग बूस्टर डोज लगवा रहे हैं। कोरोना टेस्ट की बात करें तो पिछले 24 घंटे में देश भर में 7,17,330 टेस्ट किए गए हैं। अब तक देश में लगभग 78,12,00,000 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। अगर राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो बुधवार के आंकड़ों के मुताबिक केरल में 966 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया है और 50 मरीजों की कोरोना महामारी की वजह से मौत हुई है। नए मामलों की बात करें तो महाराष्ट्र में बीते दिन 237 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया है और 2 मरीजों की मौत हुई है। कर्नाटक में 145 मामले सामने आए हैं और 2 मौतें हुई हैं। वहीं तमिलनाडु में 72 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और किसी भी मरीज की यहां मौत नहीं हुई। दिल्ली में बुधवार को कोरोना के 144 नए मामले सामने आए हैं और संक्रमण से 1 शख्स की मौत हुई है। जहां देश में कोरोना काबू में है, वहीं चीन, अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई देशों में कोविड-19 के मामलों में एक बार फिर इजाफा देखा जा रहा है। चीन में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 5,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिसने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।